एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। बेवकूफ का बच्चा सामने खड़ा हो, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता हूं। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता है। आगे मैं आपको ये वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले इतिहास जानते हैं इस शो का। कहां से इस शो की शुरुआत हुई थी। साल 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेजेंडरी नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन सरकार की बात करी जाती है जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा। हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो हमारी डिक्टेटर सरकार है उसकी नजर हमेशा आप पर है। साल 1999 में नेदरलैंड्स देश में कुछ लड़कों ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया इस नॉवल से और उसे एक टीवी शो में बदल दिया जिसको नाम इन्होंने दिया बिग ब्रदर। इस शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा जो कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहेंगे और बिग ब्रदर के कमांड के अंडर रहेंगे। इस टीवी शो के फॉर्मेट को शेप करने में कुछ और पुराने टीवी शो से भी इंस्पिरेशन ली गई थी, जैसे कि MTV रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश टीवी शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन। कुछ समय बाद ये शो काफी पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में स्प्रेड होना शुरू हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, रशिया, इन सब ने अपने बिग ब्रदर्स बनाए। और जब बात कॉपी करने की आती है तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी पीछे रह सकती है। बिग ब्रदर को लेकर इंडिया में बना दिया गया बिग बॉस। जल्द ही इसे अलग अलग भाषाओं में भी लॉन्च किया गया। हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। फिर जब OTT प्लेटफॉर्म्स आए तो अब बना दिया इन्होंने बिग बॉस OTT। बिग बॉस और बिग बॉस जैसे टीवी शोज भी इसी एवरीडे सैडिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी चीज को ये अपीस करने की कोशिश करते हैं। इनका फॉर्मूला है कि लोगों को ये बकवास देखनी पसंद है, उन्हें ये बकवास दो। और सही बताऊं तो बिग बॉस में ये एवरीडे सैडिज्म एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकते हैं। एक केस में तो एक कंटेस्टेंट ने बॉइलिंग पानी फेंक दिया था दूसरे के ऊपर। धक्का मुक्की होती है। एक केस में एक कंटेस्टेंट ने चोक स्लैम किया था दूसरे कंटेस्टेंट को। हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं। बात में चला नहीं। ये चीज सिर्फ कंटेस्टेंट्स की तरफ से नहीं करी जाती बल्कि शो का कॉन्सेप्ट इस चीज को इनकरेज करता है। जैसे कि एक समय पर एक टॉर्चर टास्क दिया गया था कंटेस्टेंट्स को और इसमें उन्हें चिली पाउडर दूसरे कंटेस्टेंट के फेस पर फेंकना था। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है, मुझे हार्ट हो रहा है। ऐसी ही कई नॉनसेंस चीजें कराई जाती हैं कंटेस्टेंट से ताकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके। लोगों को गाय के गोबर में नहाने को कहा जाता है। एक आदमी को कहा जाता है कि वो कुत्ते के बोल से पानी पिए। अक्सर लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स लीक करते हैं जिससे लोगों को रोना आ जाता है। बॉडी शेमिंग देखने को मिलती है। एक फीमेल कंटेस्टेंट किसी और फीमेल कंटेस्टेंट को कहती है कि मेरे साथ खड़े रहने लायक नहीं है ये आंटिया, ना फिगर, ना शक्ल, ना सूरत। बैक बाइटिंग जो है वो इस शो का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रेगुलरली मिसोजिनी और होमोफोबिया देखने को मिलता है। कभी कोई किसी के पानी में साबुन मिला देता है तो कभी कोई लड़का वॉशरूम का ताला तोड़ देता है जब एक लड़की शावर ले रही होती है तो उसने ताला तोड़ दिया। तू नारी थी। अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ तो फेक रिलेशनशिप्स भी होती हैं जिन्हें बस इसलिए दिखाया जाता है ताकि शो की TRP बढ़ सके। और फिर आता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस शब्द का मतलब होता है लोगों की प्राइवेट जिंदगियों को देखकर चीप प्लेजर लेना। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसे करीबी से देखकर खुद मजा लेना। बिग बॉस 16 में 98 कैमरास लगाए गए थे घर के अंदर और अब अलग ही लेवल की पागलपंती हो रही है वॉयरिज्म को लेकर। कंटेस्टेंट्स को अक्सर 24/7 मल्टी कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को भी मौका दिया जाता है कि वो 24/7 लाइव फीड देख सके। 3 में से कोई भी कैमरा चुन सके कि भाई क्या चल रहा है वो खुद ही से ही देख पाए।
और जैसा कि आप जानते हैं देश में इतनी बेरोजगारी है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, तो इसी को ही देखना शुरू कर दिया। इन्हीं कैमरास की लाइव फीड को देखकर यहाँ पर थोड़ा वॉयरिस्टिक प्लेजर ले लिया जाए। लोग अक्सर पर्सनल सीक्रेट्स जो होते हैं वो अपने करीबी दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि अपने पर्सनल सीक्रेट्स नेशनल टेलीविजन पर बता दो सबको, कंटेंट मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। और कमाल की बात तो यह है कि इस रियलिटी टीवी शो के बारे में शायद कुछ भी रियल ना हो। कंटेस्टेंट्स को पता है कि उन्हें 2400 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है इतने सारे कैमरास के द्वारा। तो क्या कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पर अपनी नेचुरल स्टेट में बिहेव करेगा? क्या आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा नॉर्मली होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई किसी ना किसी लेवल तक सेल्फ कॉन्शियस तो होगा ही। दूसरा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव सेटअप बनाया जाता है इस शो में कि नेचुरली आपको दूसरों को इंसल्ट करना पड़ेगा, बैक बाइटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको ऊपर उठना है तो। बिग बॉस के घर में इसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। ये जो इंटरैक्शंस लोगों के बीच में हो रही हैं, क्या ये नेचुरल इंटरैक्शंस है जो असल जिंदगी में होंगी? असल जिंदगी में अगर इतने सारे लोगों को एक घर में रखा जाएगा, शायद ही कोई लड़ाई होगी किसी के बीच में। यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे सेटअप्स किए जाते हैं कि लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाइयां हो। बिग बॉस के 17 सीजन्स में आपने एक भी इंसान डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति या कोंकणा सेन जैसा नहीं देखा होगा। एक तो यही है कि अच्छे लोग कभी भी इस तरीके के चीप शो में जाएंगे ही नहीं, लेकिन दूसरी बात यह भी है अगर कोई अच्छा आदमी चला भी जाए इस शो में तो उसे जबरदस्ती प्रोवोक किया जाता है कि वो भी इसी सेडिज्म और वॉयरिज्म का हिस्सा बने, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, लोगों को इंसल्ट करे। अगर नहीं करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बिग बॉस 8 में एक पार्टिसिपेंट आए थे सुशांत दिविचकर नाम से, एक मॉडल, सिंगर, डांसर, साइकोलॉजिस्ट, विनर ऑफ मिस्टर गे इंडिया 2014। इनको बिग बॉस के घर से बहुत ही जल्दी निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास घर पर 500 से ज्यादा किताबें, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, मेरे IQ 147 है, लेकिन दुख होता है बताकर कि बिग बॉस 8 के कंटेस्टेंट्स का कलेक्टिव IQ रूम टेम्परेचर से भी कम है। सुशांत जितने भी टाइम बाहर रहे उन्होंने किसी से कोई लड़ाई नहीं करी, बस अपने गाने और डांस के रूटीन पर लगे रहे। लेकिन इस तरीके से टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी तो तभी मिलती है जब कोई झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो एक दूसरे के साथ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के। इन्हें भी बड़ी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया था और जब इन्होंने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को तो इन्होंने कहा कि जो शो का फॉर्मेट है वो इन्हें सूट नहीं करता। इंसान शैतान बन जाते हैं इस घर के अंदर, और इस शो में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को गालियां देकर, इंसल्ट करके ही बढ़ा जा सकता है, ये इनका कहना था। वहां मैं शैतानों के बीच में था, वहां इंसान के रूप में सबके सब शैतान ही हरकत कर रहे थे, और वहां इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। बिग बॉस सीजन 4 के कंटेस्टेंट राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई कांट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू व्यूअर्स एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। चैनल मुझे शो पर क्यों रखना चाहेगा अगर मुझे लेकर कोई कंट्रोवर्सी या रोमांस नहीं हो रहा है तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है, सिर्फ टीआरपी डिसाइड करती है कि किसे घर से बाहर फेंका जाएगा। बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा ने तो ये भी कहा कि एक प्री प्लान डील हुई थी इनकी प्रोड्यूसर्स के साथ कि ये सिर्फ 6 हफ्ते तक ही घर के अंदर रहेंगे। बिग बॉस 16 का एक संडे स्पेशल एपिसोड होस्ट किया गया था शेखर सुमन के द्वारा। उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन व्यूअर्स ने उन्हें इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट्स को पॉइंट आउट क्यों किया। तो उन्होंने इसके रिप्लाई में कहा कि एक गॉडडैम स्क्रिप्ट दी गई थी उन्हें, जिसे चैनल के द्वारा लिखा गया था और उन्हें उस को फॉलो करना था। बिग बॉस 4 की विनर श्वेता तिवारी, बिग बॉस 6 की कंटेस्टेंट आशका गुराडिया और बिग बॉस 11 की रनर अप हिना खान ने कहा कि यह शो हेवीली एडिटेड है। लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ 2 लाइनों के तौर पर दिखाया जाता है शो में। जानबूझकर ऐसा दिखाया जाता है कि शो के कंटेस्टेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसरिप्रेजेंटेशंस हैं। आशका ने कहा था कि वो एक और फीमेल कंटेस्टेंट के हाथ पर एक हैंड बाम रब कर रही थी जब एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, लेकिन शो के एडिटर्स ने एडिटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके चीजें आधी ही दिखाई और ऐसा दिखाया गया कि वहां पर वो एक लेस्बियन हो। बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट शिल्पा सकलानी का कहना है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि क्या करना होता है जीतने के लिए। वहां प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि रिएक्ट करो, कंटेंट दो, लड़ो एक दूसरे से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, असर्टिव रहो। तो अगर हम इन एक्यूजेशंस को इग्नोर भी कर दें कि ये शो स्क्रिप्टेड है, अगर हम मान भी ले कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर है हमारे सामने। पहला, यहाँ पर कोई ऑडिशंस नहीं होते, कंटेस्टेंट्स को चूज किया जाता है शो के मेकर्स के द्वारा। किस बेसिस पर? देखकर तो लगता है मसाला के बेसिस पर। दूसरा, 24 घंटे की फुटेज को एक 50 मिनट के एपिसोड में एडिट किया जाता है। कौन से वो 50 मिनट दिखाए जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मसाला हो। तीसरा, उस एडिट के बेसिस पर व्यूअर की जो परसेप्शन होती है उससे वोटिंग पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। अक्सर रूल्स को भी बेंड किया जाता है। कई बारी कुछ वीकेंड्स पर कोई एलिमिनेशन नहीं किया जाता, कभी कभार कोई बाहर निकले गए कंटेस्टेंट्स को दोबारा से घर में बुला दिया जाता है, और कभी कभार कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री करी जाती है। सब कुछ शो के मेकर्स डिसाइड करते हैं मसाला के बेसिस। चौथा, जो शो में दिए गए टास्क हैं वो भी शो के मेकर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं
मसाला के बेसिस पर। और मसाला यहाँ पर क्या है? कोई यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बात नहीं हो रही, कोई सोशल इश्यूज, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री, लिटरेचर, सिनेमा, साइंस, किसी चीज की बात नहीं हो रही। सिर्फ लोगों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखना है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना है, बैक बाइटिंग देखनी है, लोगों को इंसल्ट करते हुए देखना है। एक कॉकटेल बनानी है यहाँ पर एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म की। शो किसका? शो बनाने वालों का। पैसा किसका? शो बनाने वालों का। टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। और मेंटल स्टेट किसकी इफेक्ट हो रही है? आपकी हो रही है। हनी सिंह से जब उसके मिसोजिनिस्ट गानों को लेकर पूछा जाता है तो उसकी तरफ से जवाब आता है कि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जनता यही चाहती है। अगर बिग बॉस के शो मेकर से आप पूछोगे कि ये क्या दिखा रहे हो जनता को, तो उनकी तरफ से भी जवाब यही आएगा। सेम जुमला दिया जाता है कि ये तो भाई एंटरटेनमेंट है, जनता ये चाहती है इसलिए हम उसे दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। बात यह है दोस्तों, ऐसी चीजें देखने से आप पर भी असर पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेर्सिया सिरोटा का कहना है कि जैसे जंक फूड से हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, ऐसे ही खराब रियलिटी टीवी शोज से हमारा ब्रेन खराब होता है और हम और रूड बन जाते हैं। जब लोगों को दिखता है कि कैसे रियलिटी टीवी शोज में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, फेमस बन रहे हैं, लोगों को गालियां देकर, अजीबोगरीब हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, ईगोइस्टिक बनकर, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है। ऑडियंस को भी लगता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है और फेम कमाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट करो, दूसरे लोगों को इंसल्ट करो, बुली करो, रोस्ट करो। ब्रायन गिब्सन एक साइकोलॉजिस्ट सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टडी करी थी और ये कंक्लूड किया कि ऐसे रियलिटी टीवी शोज को देखने से लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है। और अगर वायलेंट मीडिया और क्राइम टीवी शोज से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे रियलिटी टीवी शोज से। इसका असर कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उस शो के बाद उन्हें कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना पड़ा। कई ऐसे कंटेस्टेंट्स जो जीत की पागलपंती में आकर अपने पर्सनल सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं और बाद में उन्हें बुरा लगता है। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें पब्लिक की आंखों में एक विलन बना दिया जाता है, हालांकि असल जिंदगी में वो इतने बुरे नहीं होते। फिर जो पब्लिक क्रिटिसिज्म लोगों को झेलना पड़ता है शो में आने के बाद, उसको लेकर भी बहुत सी एंग्जाइटी सहनी पड़ती है कंटेस्टेंट्स को। शमिता शेट्टी, साना खान, कुशाल टंडन, निक्की तंबोली, कविता कौशिक, शालीन बनौत, राहुल वैद्य, हिमांशी खुराना, अपूर्वा अग्निहोत्री, शिल्पा शकलानी, ये सारे उन लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए शो में जाने के बाद, और शो के बाद इन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी कूड़ा डालते रहो उसके अंदर। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो। जिस तरीके की एंटरटेनमेंट आप ले रहे हो, सोचो जरा उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपकी जिंदगी में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करने की जरूरत। अगर आप नॉन इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम करना चाहते हो, फिर भी जरा आप सोचो उसका इंपैक्ट आप पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और ऑब्वियसली अपना टाइम अगर नई चीजें सीखने में लगाओगे तो उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा।